मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। कोरोना काल चल रहा है तो आप प्लीज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए पिछले 3-4 दिन से हमने भारत का जो संवैधानिक विकास था वो हमने शुरू किया था, जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर उसके समाप्त कर दिया था। आज का जो हमारा ये टॉपिक है इसके अंदर हम भारत का संविधान निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो संविधान निर्माण है वो किन किन चरणों से होकर के गुजरा। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो संविधान निर्माण है, संविधान निर्माण का विचार किसने दिया। ये विश्व लेवल पर बात है कि भारत लेवल पर संविधान निर्माण का विचार किसने दिया। और याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन। और ये सर हेनरी मैन था, ये ब्रिटेन का था। सर हेनरी मैन है, ब्रिटेन का निवासी था। लेकिन हमें ये भी पता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो तो अलिखित है, परंपराओं पर आधारित है, तो ब्रिटेन में तो इसकी बातों का पालन नहीं किया गया। तो याद रखना फ्रेंड्स, संविधान निर्माण का जो विचार था वो तो दिया था सर हेनरी मैन ने। और इसको जो व्यवहारिकता मिली वो मिली थी फ्रेंड्स अमेरिका और फ्रांस में। अमेरिका और फ्रांस में, क्योंकि जो सबसे पहला संविधान बनाया गया था वो हमें पता है कि विश्व का पहला जो लिखा हुआ संविधान है वो अमेरिका का है। तो जो संविधान की बात सर हेनरी मैन ने बताई थी उन बातों को प्रयोग में लिया गया था अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका के बाद जो लिखित संविधान है वो है फ्रांस का। देखिए आगे देखते हैं हम कि भारत में संविधान की मांग कब उठी। यानी भारत में संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की। सर्वप्रथम की बात हो रही है फ्रेंड्स। जो यहां हमारा आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। याद रखना, शॉर्ट में हम ये तिलक जी के नाम से भी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स कब की बात है कि जो सर्वप्रथम मांग रखी है भारतीय संविधान की वो तिलक जी के द्वारा। याद रखना 1895 स्वराज विधेयक में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक है उसके अंदर सबसे पहले संविधान की मांग रखी थी। और वो मांग रखने वाले व्यक्ति थे अपने बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट लिखे देखिए 1895 की बातें हैं ये। 1922 में गांधी जी ने कहा, क्या कहा, भारत का संविधान स्वयं भारतवासी बनाएंगे। स्वयं भारतवासी बनाएंगे। याद रखना फ्रेंड्स, ये जो बात कही गई है हमारे कि भारत का संविधान स्वयं भारत के लोग बनाएंगे, ये बात कही थी हमारे गांधी जी ने। और गांधी जी ने कब कही थी? 1922 में। अब हम देखते हैं कि एक पार्टी बनी जिसका नाम है स्वराज्य पार्टी। तो याद रखना फ्रेंड्स, स्वराज्य पार्टी का जो गठन किया गया था 1923 में किया गया था। और जो गठन करने वाले थे उनके नाम थे मोतीलाल नेहरू और दूसरा व्यक्ति था चित्तरंजन दास। इस पार्टी का गठन हुआ 1923, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अब ये जो पार्टी है इसने संविधान की मांग रखी थी 1924 में, इसलिए हमने पहले इस पार्टी का गठन कर दिया कि 23 में गठित हुई है और 24 में स्वराज्य पार्टी के द्वारा भी भारत के संविधान की मांग है जो रखी गई थी। उसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड्स कि जो पहली जो औपचारिक मांग रखी गई, क्योंकि इनकी बातों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था, तो पहली जो औपचारिक मांग रखी है वो आपको पता होना चाहिए कि वो किसके द्वारा रखी गई थी। याद रखना, पहली औपचारिक मांग संविधान की है हमारे, पहली औपचारिक मांग। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहिए इसको
ही गई थी। उसके बाद देखते हैं हम कि जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस का फैसपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का फैसपुर अधिवेशन याद रखना फ्रेंड्स 1937 में हुआ था। और ये जो फैसपुर जगह है ये है महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का फैसपुर अधिवेशन 1937 महाराष्ट्र में हुआ। कांग्रेस के फैसपुर अधिवेशन में इसकी मांग रखी। कांग्रेस का जो फैसपुर अधिवेशन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर 1937 में, तो भी इसकी मांग रखी गई। और कहा गया कि, लिखेंगे हम, कहा गया कि स्वतंत्र देश में संविधान का निर्माण होगा। संविधान का निर्माण होगा, यह कहा गया था कांग्रेस के फैसपुर अधिवेशन में। और जो फैसपुर अधिवेशन है याद रखना आपको, ये हुआ था हमारे 1937 में महाराष्ट्र में। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो देखो ये है कि 1938 के, सॉरी 38 नहीं 39 के त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन है। इसकी मांग पर जोर दिया गया, जो क्या कहते हैं उसको, व्यवहारिक रूप से जो जोर दिया गया है संविधान बनाने के ऊपर, वो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में दिया गया है, या इसको लोकप्रिय बनाया गया है त्रिपुरी अधिवेशन के द्वारा। और वो त्रिपुरी अधिवेशन है वो हुआ था 1939 में। और कहां पर हुआ था ये? एमपी में। उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या हुआ, इंपोर्टेंट याद रखना। जुलाई 1946 में गठित, कल भी बताया था मैंने आपको, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत का संविधान बनाया गया। भारत का संविधान बनाया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम मांग तो की थी अपने बाल गंगाधर तिलक ने, और जिस योजना के आधार पर अपना जो भारत का संविधान है वो बनाया गया था, वो बातें है अपने जुलाई 1946 की। और वो योजना कौन सी थी? कैबिनेट मिशन योजना, जिसके बारे में कल आपको मैंने बता दिया था कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी वो ब्रिटेन से बनकर आई थी। इसमें 3 सदस्य थे और जो सर पैट्रिक लोरेंस थे वो थे इसके अध्यक्ष। देखते हैं हम कि जो संविधान बना वो कैसे कैसे बना। देखिए फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट डाल के आप लिखना है कि जुलाई अगस्त 1946 में, लिखना शुरू कर दीजिए आप। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। जुलाई अगस्त का महीना था, साल है 1946। जुलाई अगस्त 1946 में विधानसभाओं के चुनाव का चुनाव। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए, विधानसभाओं का चुनाव होगा। किसके लिए होगा? संविधान सभा का गठन करने के लिए इसके चुनाव हुए। और इस चुनाव के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा है इसमें, और इसमें निश्चित किया गया कि संविधान सभा का इस प्रकार से गठन किया जाएगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, और जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी वो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, कि जो संविधान सभा के कुल सदस्य थे उनकी संख्या थी अपने 389। लिखते हैं उसको। देखिए, जो कुल सदस्य
389। फिर हम इस 389 का वर्गीकरण करेंगे कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे। और कल मैंने आपको बताए थे ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 11, तो इन 11 ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य थे फ्रेंड्स 292। फिर है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, कि चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उनसे कितने सदस्य थे, 4। वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से एक ही सदस्य आया था, क्योंकि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया जाना था। यहाँ देखो, एक है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा दिल्ली, तीसरा है कुर्ग, और इसमें आपको यह भी याद रखना है कि कुर्ग कर्नाटक में है और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में था, और चौथा बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो 4 सदस्य अपने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। चारों के चारों सदस्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट बचता है हमारे यहाँ देसी रियासत। तो याद रखना फ्रेंड्स, जो भारत के अंदर कुल देसी रियासत थी, उन देसी रियासतों से सदस्य लिए गए थे 93। इन तीनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 389। तो भारत की संविधान सभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी वो 389 थी। 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, जो 11 थी जिनकी संख्या, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, और 93 जो सदस्य थे वो थे फ्रेंड्स देसी रियासतों से। आपको याद एक चीज याद रखनी है कि ये जो 93 सदस्य थे ये मनोनीत थे, यानी इनके लिए चुनाव नहीं हुआ था। 93 देसी रियासतों के सदस्य मनोनीत थे। अब देखते हैं हम कि चुनाव कब होंगे। मैंने आपको भी बताया है कि जुलाई अगस्त 1946 के अंदर चुनाव हुए थे। याद रखना कि टोटल जो सीट है वो तो कितनी है अपने 389। अब इस 389 में से चुनाव की बात करते हैं हम। चुनाव परिणाम देखिए, 208 सीट तो मिली है कांग्रेस को, इंपॉर्टेंट है। 208 सीट तो किसको मिली, कांग्रेस को। 73 मिली है मुस्लिम लीग को। 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग और 15 अन्य दलों को। 15 सीट मिली अन्य दलों को। और यदि हम इनकी संख्या यदि अपन इन्हें काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 8 3 11 11 5 16 का 86 लेख 8 9 296। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो हमारा 389 है और यहाँ पर हमारा परिणाम कितने का है, 296 का। तो ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 93 मनोनीत है, यानी 93 के लिए चुनाव नहीं हुए। जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 292, तो ब्रिटिश प्रांत वाले, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों वाले। तो इन्हीं का परिणाम है वो हमारे सामने आया है, जिनमें कांग्रेस को 208 सीट मिली है, मुस्लिम लीग को 73 मिली है और 15 अन्य दलों को मिली है, और टोटल है वो अपनी 296। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो, जो हमारी ये संविधान सभा थी ये एक बहुदलीय निकाय थी, जो तो आपको परिणाम देख करके ही पता लग गया होगा। अब हम देखते हैं कि पारसी समुदाय का नेतृत्व करने वाला इसमें कौन था और एंग्लो इंडियन समुदाय का नेतृत्व करने वाला कौन था। देखिए, संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, ऐसे लिख लो। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, बहुत सारे दलों का इसमें था। तो इसमें आपको बताती हूं कि पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया, उस व्यक्ति का नाम प्रतिनिधित्व, और एक है एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था। ये दोनों क्वेश्चन है वो कई बार पूछे। तो पारसी समुदाय वाला यदि हमें यहाँ पूछता है, पीएच मोदी कर देना है आपको, पीएच मोदी, पी से पी जोड़ देना, जैसे पारसी में पी आता है वैसे ही। और एंग्लो इंडियन का
जो करने वाले थे प्रतिनिधित्व, उस व्यक्ति का नाम था फ्रैंक और वो एंथनी एंग्लो इंडियन वाले का पूछे तो फ्रैंक एंथनी करना, और पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व यदि संविधान सभा में पूछ लिया जाए तो अपने को किसका करना है, पीएच मोदी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर वे पूर्वी बंगाल से जीते थे, पूर्वी बंगाल से जीते। कि भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो क्या था फ्रेंड्स, पूर्वी बंगाल। लेकिन हमें पता है कि जो भारत का विभाजन हुआ तो ये जो पूर्वी बंगाल था ये चला गया पाकिस्तान में। तो जो जिस सीट से इन्होंने विजय प्राप्त की थी वो जगह है, वो सीट है, वो पाकिस्तान में चली गई। तो अब अंबेडकर जी का क्या होगा, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। याद रखना कि जो पूना, और पूना है हमारे महाराष्ट्र में, पूना महाराष्ट्र से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे एस.आर. जयकर ने सीट छोड़ दी। पूना महाराष्ट्र से कांग्रेसी जिसका नाम है एस.आर. जयकर ने सीट छोड़ी, तब वहां से मध्यावधि चुनाव में अंबेडकर जीते। तो अंबेडकर का जो निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा बाद में क्या हो जाएगा, पूना। और वो शुरू में कहां से जीते थे, पूर्वी बंगाल से। तो किसने सीट छोड़ी थी, एस.आर. जयकर ने। अब यहाँ एक नए शब्द हमारे सामने निकल के आए फ्रेंड्स, मध्यावधि चुनाव। तो हम देखते हैं कि मध्यावधि चुनाव क्या होता है। इसके साथ मैं आपको दो और शब्द बताऊंगी जिनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक तो होता है सामान्य चुनाव, दूसरा होता है फ्रेंड्स मध्यावधि चुनाव, और तीसरा होता है उपचुनाव। ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो, यदि आपको इनके उत्तर आते हैं तो प्लीज इसे आगे बढ़ने से पहले आप यानी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कमेंट करके मुझे इनके आंसर बता सकते हो। देखिए, जो सामान्य चुनाव है ये तो प्रति 5 वर्ष बाद, यानी जब कार्यकाल पूरा हो जाए, ये होते हैं मध्यावधि, मतलब सीट रिक्त होने पर, है ना। जैसे मतलब कोई अपने जैसे विधानसभा सदस्य है और वो अपने लोकसभा सांसद बन जाए, अन्य किसी कारण से वो सीट रिक्त है। और ये ध्यान रखना है, जो उपचुनाव होते हैं ये कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर, समझ गए होंगे आप। जैसे अब राजस्थान विधानसभा के अंदर भी अपने 1-2 जगह से अपने मध्यावधि चुनाव हुए थे, क्योंकि यहाँ के जो अपने विधायक थे वो लोग अपने सांसद बन गए थे। तो ऐसे जो चुनाव होंगे वो मध्यावधि चुनाव कहलाएंगे। और कार्यकाल के दौरान यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जगह पर जो चुनाव होगा उस चुनाव को उपचुनाव कहा जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि वो सीट अपने खाली कर दी थी एस.आर. जयकर ने त्याग पत्र दे करके। तो उस सीट पर जो मध्यावधि चुनाव हुए उसमें अपने भीमराव अंबेडकर जी जीते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी। फ्रेंड्स, आप वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको एंड तक जरूर देखते रहिए, तभी आपको ये टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो अपने महात्मा गांधी और जिन्ना थे, इंपॉर्टेंट डाल के लिखना, महात्मा गांधी व जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी व जिन्ना संविधान सभा में नहीं थे। संविधान सभा में नहीं थे, यानी उन 379 सदस्यों में गांधी और जिन्ना का नाम नहीं था।
इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। देखते हैं हम आगे। चुनाव हो गए हैं, कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, अन्य दलों को जो जितने जितने सीट मिली है वो अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन चलते हैं संविधान सभा की पहली बैठक की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है आपको कि संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई थी। याद रखना 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई थी? दिल्ली। कहां पर हुई थी फ्रेंड्स? ये दिल्ली में। क्या हुआ देखो, क्या क्या हुआ इसमें। एक तो है अस्थायी अध्यक्ष, याद रखना जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक में बनाया गया था उसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और देखो क्या हुआ, उपाध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के। अध्यक्ष बन गया, एक बनेगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का नाम था फ्रेंड्स एच.सी. मुखर्जी। अस्थायी अध्यक्ष तो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी। कब की बात है? जब हमारे संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। देखो फ्रेंड्स आगे दूसरी बैठक, दूसरी बैठक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बैठक हुई है फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946, यानी 2 दिन के बाद में। क्या हुआ इसमें देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष तो बना दिया राजेंद्र प्रसाद को, और आप सबको पता ही होगा कि ये राजेंद्र प्रसाद है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है। और एक और पद संवैधानिक सलाहकार, और संवैधानिक सलाहकार के पद पर जो नियुक्ति की गई थी वो था बी.एन. राव। बी.एन. राव वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि स्थायी अध्यक्ष तो बनाए गए थे दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को, और जो संवैधानिक सलाहकार बनेगा वो बनेगा बी.एन. राव। देखो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग शामिल नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा की बैठक में पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। और दूसरी जो बैठक 11 दिसंबर 46 को हुई, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था बी.एन. राव को। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरी बैठक की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बैठक याद रखना फ्रेंड्स, 2 दिन और बढ़ा दो आप, 9 को हुई, 11 को हुई। तीसरी बैठक होगी फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हुई है? 13 दिसंबर 1946। देखते हैं हम इसमें क्या क्या हुआ। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी कि जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। याद रखना फ्रेंड्स, इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना कहा गया था। इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या नाम दिया गया था? प्रस्तावना। कब पेश किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन याद रखना किंतु इन्हें 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। 13 दिसंबर 1946 को तो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, लेकिन इन उद्देश्य प्रस्तावों को जो स्वीकृति मिली है वो तारीख है फ्रेंड्स 22 जनवरी 1947। तो मैं आशा करती हूँ, सोचती हूँ कि आपको
हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उस बैठक के अंदर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और जो एच.सी. मुखर्जी थे उन्हें संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी जो बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 को, उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और जो बी.एन. राव थे उन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। उसके बाद जो तीसरी बैठक हुई है 13 दिसंबर 1946 को, उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए और इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली और इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को बाद में हमने जो संविधान की प्रस्तावना है उसके नाम से जाना। अब हम आगे देखते हैं कि कुल कितने बैठकें हुई हैं, कितना यहाँ समय लगा है, वो सारी चीजें एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बता देती हूँ आपको एक और प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट आगे बढ़ने से पहले कि जो राज्य है हमारे यहाँ, राज्यों की समस्त शक्ति का मूल स्रोत, राज्यों की समस्त शक्ति का मूल स्रोत क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यों की समस्त शक्ति का जो मूल स्रोत है वो है जनता। क्या है यहाँ पर बिना सोचे समझे अपने को आंसर क्या दे देना है, जनता की राज्यों की शक्ति का समस्त जो मूल स्रोत है, जो अंतिम शक्ति है वो किसके अंदर निर्धारित है? वो शक्ति निर्धारित है हमारे जनता के अंदर। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि संविधान निर्माण के लिए प्रमुख समितियां बनी थी, वो समितियां कौन कौन सी थी? देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के तहत जो संविधान निर्माण बना उसके लिए प्रमुख समितियां बनी थी, उनमें कौन कौन सी समितियां आती है? देखो सबसे पहले बताती हूं मैं आपको प्रारूप समिति। याद रखना ये प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे अंबेडकर। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें सदस्य थे 7 और अध्यक्ष कौन आए गए? जिसके अपने भीमराव अंबेडकर यानी 7 के अंदर ही अपने अध्यक्ष भी शामिल थे। 1 नंबर पे देखो व्यक्ति कौन आता है? के.एम. मुंशी, अध्यक्ष तो पढ़ने लिख लिया। 2 नंबर पे आता है, यहाँ पर अपने ध्यान रखना, मोहम्मद शादुल्ला। दूसरा व्यक्ति कौन है? मोहम्मद शादुल्ला। तीसरा व्यक्ति है एन गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा व्यक्ति है एन गोपाला स्वामी अयंगर। चौथा व्यक्ति है कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और याद रखना फ्रेंड्स, जो 5वां व्यक्ति है वो है माधव राव। कौन है? माधव राव। ध्यान रखना ये बी.एल. मित्र की जगह बने, ये बी.एल. मित्र की जगह बने थे क्योंकि बी.एल. मित्र है वो बीमार हो गए थे और बीमार होने के कारण उन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, हम प्रारूप समिति की बात कर रहे हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और 5 सदस्य हमने लिख लिए हैं। यहाँ पर जो हमारा छठा सदस्य बचता है वो आता है टी कृष्णामाचारी। क्या आता है? टी कृष्णामाचारी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये टी कृष्णा जो माचारी है ये डीपी खेतान की जगह आया था। डीपी खेतान की जगह, क्योंकि इस डीपी खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु। डीपी खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो डीपी खेतान की जगह जो प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था वो बनाया गया था टी कृष्णामाचारी को। तो हमने यहाँ भी एक समिति पढ़ी जो हमने टॉपिक डाला था प्रमुख समितियों के अंदर की प्रारूप समिति। अब इससे आगे का जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। मैं आपको थैंक यू कहना चाह रही हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देखा और मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए,
थैंक यू।